एक कंसेप्ट है रेडिएशन से रिलेटेड, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। अब ये कंसेप्ट क्या है कि आप सोचो, यहां से घूमने गए शिमला या ऐसे जगह जहां टेम्परेचर माइनस में अब पहुंच रहा है, तो माइनस में यदि पहुंच रहा है तो समझो मौसम है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 10 डिग्री है तो निश्चित रूप से यदि कोई लेक होगा तो उसके ऊपर में आइस का लेयर बढ़ता जाएगा, आइस का लेयर बढ़ता जाएगा। तो मान लेते हैं कि y थिकनेस तक का आइस का लेयर पहले जम चुका, और इस प्रोसेस में जो टाइम लगा है वो है t, यहां पर है आइस। और अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस लेक के, ये जो वाटर दिख रहा है, इस लेक के अगला जो dy पार्ट है, इस अगले dy पार्ट को जमने में कितना टाइम लगेगा, ये हम देखना चाहते हैं। तो यदि ये जो dm हम कह रहे हैं, यहाँ जो मौजूद है मास, इस मास को मैंने कहा dm, और ये कन्वर्ट होना चाहता है आइस में। आइस का थिकनेस बढ़ेगा ना, यदि बहुत दिन तक -10 डिग्री टेम्परेचर रहता है तो आइस का लेयर टाइम के साथ साथ इंक्रीज होगा। तो टाइम का हम रिलेशन देखना चाहते हैं थिकनेस के साथ। तो मान लिया मैंने dt टाइम में dy थिकनेस बढ़ गया, तो ये मुझे बताओ आइस वाटर में कन्वर्ट होता है कितने डिग्री के टेम्परेचर पे, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जहां आइस वाटर दोनों मौजूद हैं, जहां वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा वहां तो 0 डिग्री टेम्परेचर होगा, और यदि 0 डिग्री टेम्परेचर होगा तो यहां से निकल करके हीट किधर जाएगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो यहां से जो हीट निकल करके उधर जाएगा, डीक्यू हीट, वो किससे होकर के जाएगा, आइस से होकर के जाएगा। तो आइस जो हीट को ले जाता है वो तो कंडक्ट कर रहा होगा। तो आपके मन में ये विचार आएगा कि क्या सर आइस भी कंडक्ट कर सकता है। तो कोई भी सॉलिड मीडियम, उनमें यदि हम हीट जाता देखते हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, तो वहां कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में हम क्या यूज करते हैं, तब कंडक्शन। तो कंडक्शन तो क्या होगा। अच्छा ये सोचो कि यदि ये हीट इधर से इधर गया होगा तो हमारे पास जो इक्वेशन है कंडक्शन का, तो कंडक्शन का इक्वेशन क्या कहता है, तो कंडक्शन का इक्वेशन कहता है कि हीट जो कंडक्ट होगा dq/dt, ये कंडक्शन वाला इक्वेशन लिख रहे हैं। वो क्या लिखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी है टेम्परेचर डिफरेंस 0 माइनस -10, 0 माइनस -10, टेम्परेचर डिफरेंस को किससे मल्टीप्लाई करते थे, के आइस ए अपॉन के डेल्टा थीटा बाई एल, एल के बदले क्या हो जाएगा वाई, क्योंकि किस थिकनेस से आया है हीट चल करके। आपको यदि ऐसे लिखते अच्छा ना लगे तो ध्यान से देखना, हम लोग लिखा करते थे dq/dt डेल्टा थीटा बाई आर, dq/dt ये लिखा करते थे ना, हीट फ्लो का रेट, कंडक्शन का इक्वेशन। अब गौर करिए dq/dt यदि ऐसा लिखा करते थे तो मैं इस dq को बदलता हूं, dq के बदले क्या हो जाएगा, हीट कन्वर्ट करते वक्त यहां हम देख रहे हैं ये dm इंटू एल, dq के बदले हमने क्या लिख दिया, dm इंटू एल। और रेजिस्टेंस के बदले क्या लिख देंगे, रेजिस्टेंस के बदले लिख देंगे 1/k L/A। ये मान लिया हमने वो एरिया जिसके थ्रू ये हीट बाहर आ रहा है, पूरा प्लेन। वो यदि तालाब है तो तालाब का सरफेस एरिया, लेक है तो लेक का फ्री सरफेस एरिया वो है ए, जिसके वही उतना ही एरिया का आइस होगा जिससे हीट निकल करके दूसरी तरफ आया है। अब यहाँ चेक करिए डीएम कैसे लिखेंगे, तो एरिया इंटू थिकनेस dy इंटू डेंसिटी रो, ये हो गया डीएम, इंटू एल बाई डी टी इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा दैट इज 10/y, ये इक्वेशन आया। अब यहां देखिएगा ए कैंसिल आउट हो गया, ए जो था वो दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया। ध्यान से देखिएगा ये मास कैसे लिखा गया है, मास में भी कई बच्चे को कंफ्यूजन रहता है।
हम आखिर DML किसके लिए लिख रहे हैं? जो वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ। तो कितना वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है DT टाइम में? वो डेल्टा M। कौन सा डेल्टा M? जो A एरिया और dy थिकनेस में मौजूद है। A एरिया हो गया फ्री सरफेस जो है आइस का या वाटर का, और dy थिकनेस, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास। तो dm के बदले हमने क्या लिखा है? A dy रो इंटू L बाई dt। अब ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इस एक्सप्रेशन में इसको इंटीग्रल इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ होगा y लेफ्ट साइड से राइट साइड, राइट साइड के नीचे से डिनोमिनेटर से लेफ्ट साइड न्यूमरेटर में लेते आए इनटू dy, और टाइम वाले को राइट साइड लेते जा रहे हैं, जिसमें आ जाएगा k इंटू 10 जो कि टेम्परेचर डिफरेंस है, अपॉन रो इंटू L लेटेंट हीट ऑफ हीट इंटू dt। अब यहाँ चेक करिए, इंटीग्रेट यदि हम करते हैं तो ये 0 से y थिकनेस में कितने देर में गया? ये गया 0 से t टाइम में गया। तो यहाँ से लेफ्ट साइड आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, और लेफ्ट साइड में आ जाएगा 10k बाई रो L इंटू टी। अब ये जो डाटा आया, ये डाटा हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन से हमें मिला, और इस डाटा को हम न्यूमेरिकल यूज करते वक्त ऐसे यूज कर सकते हैं, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि बाकी चीजें सारे कांस्टेंट हैं। तो y शुरू से जो थिकनेस है और शुरू से जो टाइम है, तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y1 थिकनेस में यदि t1 टाइम लगा तो y1, और y2 थिकनेस जो टोटल होगा शुरू से उसमें t2 टाइम लगा तो y1 स्क्वायर बाय y2 स्क्वायर हो जाएगा t1 बाय t2। तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं थिकनेस से रिलेटेड, और नहीं तो ऊपर जो एक एक्सप्रेशन आ रहा है इंटीग्रल इक्वेशन बना करके उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब 12th में आप मैथ्स पढ़ लेंगे तो आपको ये इंटीग्रल इक्वेशन से खेलना अच्छा लगेगा, तो आप वो इंटीग्रल इक्वेशन यूज करिएगा। और जब तक आप मैथ्स उतना डिटेल नहीं पढ़ पाए तब तक ये रिलेशन इसको सेट कर दीजिएगा। यदि हम y1 थिकनेस में t1 टाइम लगा शुरू से y1 थिकनेस जमने में, तो शुरू से y2 थिकनेस तक में t2 टाइम लगा, तो उनका जो रिलेशन आता है y1 स्क्वायर बाय y2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 बाय t2। y1 स्क्वायर बाय y2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 बाय t2। इसको डायग्राम बना करके भी मैं बगल में लिख करके बता देता हूं कि थिकनेस के बदलने का जब हम बात करेंगे ना, तो रिलेशन ऐसे सोचते हैं, y1 स्क्वायर बाय y2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 बाय t2। स्क्वायर है y के ऊपर में, और टाइम में स्क्वायर नहीं है। t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थिकनेस ऑफ आइस लेयर, थिकनेस ऑफ आइस, थिकनेस ऑफ आइस। y रिप्रेजेंट, k क्या है? कंडक्टिविटी आइस का, a क्या है? तालाब का एरिया या लेक का एरिया और सरफेस एरिया, L क्या है? पानी का लेटेंट हीट, 80 कैलोरी पर ग्राम हम लोग देखा करते थे, तो वो फिक्स वैल्यू है। रो डेंसिटी है पानी का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 10, तो 10 डिग्री नहीं होकर के बाहर यदि 20 डिग्री होता तो हम वो 20 लिखते, जो भी होता, मतलब वो टेम्परेचर डिफरेंस है 0 और 10 के बीच। और ध्यान देना, जहां आइस और वाटर दोनों का बाउंड्री है ना, दोनों एक साथ मौजूद है, वहां 0 डिग्री हम मानते हैं, क्योंकि वो जो कन्वर्जन होता है आइस टू वाटर या वाटर टू आइस, वो 0 डिग्री पर होता है, तो वहां नीचे 0 होगा, और एटमॉस्फेयर में 0 से कम होगा तभी थिकनेस बढ़ेगा। यदि बाहर वाला टेम्परेचर बढ़ता जाए तो ये थिकनेस और ज्यादा होगा। मान लो -40 होता तो थिकनेस हो सकता है कि किलोमीटर में हो जाता है, जो पोलर रीजन्स में जैसे हम लोग कहते हैं कि हमेशा रहता है माइनस में, -30 -40, तो इस तरह के जगहों पे बहुत मोटा आइस का लेयर हमें मिलेगा। और ये हम जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो ऐसा देखेंगे जैसे किसी हिल स्टेशन में गए, 6 घंटे में 1 मिलीमीटर थिकनेस बढ़ा, तो अगले 6 घंटे में कितना बढ़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन बनता है। तो सीधा ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, कोई कैलकुलस में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ चेक करिए, मैं एक एग्जांपल फ्रेम करता हूं, ये लिख के मान लो कि ये है 4 mm, 4 mm थिकनेस बनने में 6 आवर का टाइम लगा। तो बताइए कि ये जो अगला, और हम नीचे जाएंगे, अगला जो 4 mm और हम चाहते हैं कि ये बढ़ जाए, तो इसमें कितना टाइम लगने वाला है, ये कितना टाइम लगेगा, ये हम जानना चाहते हैं।
तो हमारे लिए देखना ध्यान से, ये हो गया y1 और यहाँ वाला टाइम हो गया t1 और यहां से यहां हो जाएगा y2 और यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा t2 और हम एक्सप्रेशन क्या लिख रहे थे, y1 by y2 equals to t1 y1 square by y2 square equals to t1 by t2। याद करिए, तो y1 की जब हम बात करते हैं तो y1 का मतलब यहां पर है 4 mm 4 स्क्वायर और y2 शुरू से, तो शुरू से 4 + 4 8 mm और टाइम देखिए, पहला तो t1 6 आवर और दूसरा हो जाएगा जो हम निकालना चाहते हैं बाद के 4 mm का कितना, तो शुरू से बाद तक जो पूरा टाइम होगा t2 वो होगा 6 + t का वैल्यू और स्क्वायर केवल लेफ्ट साइड में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ सॉल्व करते वक्त हमारे सामने जो रिजल्ट आ रहा है, हाँ ये आ गया, मान लीजिए 16 और यहाँ ब्रैकेट में साथ में आ गया 6 + t और राइट साइड में आ गया, अच्छा ये 4 स्क्वायर और यहाँ इतना क्यों करता रहा हूँ, पहले कट ही कर दो, यहाँ कुछ कट पिट हो सकता है, ये 6/6 + t हो सकता है 1/4, नहीं चेक करिए तो 4 4 2 × 4 2 स्क्वायर का हो गया 4 और यहाँ सब चेक कर लीजिएगा, t + 6 हो जाएगा 24 और t का वैल्यू हो जाएगा 24 - 6, बहुत बढ़िया 18 आवर, बहुत बढ़िया रिधिमा 18 आवर, तो 18 आवर ये टाइम आ गया, बहुत बढ़िया कार्तिक भारद्वाज। तो ये हम जो सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर एक सिंपल आइडिया देखा, शुरू से लेंथ ले रहे हैं, वो जो थिकनेस ले रहे हैं, ये नहीं कि बाद वाला ले लिया, ऐसा नहीं करिएगा, वो शुरू से y1 शुरू से y2 शुरू से t1 शुरू से t2, मतलब फ्री एयर वाला जो लेयर है वहां से y1, क्योंकि 0 से हमने इंटीग्रेट किया y1, यदि बीच वाला लेयर लेकर के हम इंटीग्रेट करते तो फिर रिलेशन कुछ और आता, तो हमने ये ध्यान रखना है, शुरू से सोचना है। 12 घंटे और लगेंगे। हाँ वो जो एक्स्ट्रा और है ना ना ना, ध्यान से देखो तो t2 मैंने कितना लिया है 6 + t, इसका मतलब वो हमसे जो निकल करके आया 18 घंटे और लगेंगे, शुरू का 6 घंटा तो पहले 4 mm हो गया और t + 6 हम ले रहे हैं ना, तो t2 कितना हो गया t + 6, ये जो बाद वाला टाइम है वो निकल के आ रहा है 18 घंटे, यदि शुरू से टाइम देखेंगे तो t2 कितना निकल करके आएगा, देखो t + 6, तो t + 6 में 24 घंटे, यदि मुझे शुरू से बताना पड़े, यदि मुझे ये कहना है कि अगला 4 mm कितने देर में बनेगा, तो वो है 18 आवर, ठीक। टोटल यदि कहे कि नहीं एयर वाले लेयर से शुरू हुआ जमना और तब बताओ 8 mm तक कितना टाइम लगा, तब वो हो जाएगा 24 आवर, 18 + 6। ये एग्जांपल एक बार और आप चेक करें, मान लें एक बार और आप देखें, ये है आइस का, पहले बन गया है 4 mm पहले बन गया, मान लो 4 mm पहले बन गया और आगे हम देखना चाहते हैं कि 2 mm कितने देर में बन जाएगा, ये जो हम 4 mm बनने में देख रहे हैं, ये 4 mm बनने में हमने देखा 8 आवर्स लग रहा है, 4 mm बनने में शुरू में 8 आवर्स लगे आइस के प्रिपेयर्ड होने में, जब थिकनेस इंक्रीज होने में। अगला केवल 2 mm की मैं बात करता हूं, अगला केवल 2 mm कितने देर में बनेगा ये मैं जानना चाहता हूं, अगला 2 mm ये इसमें कितना टाइम लगेगा ये मैं जानना चाहता हूं, नेक्स्ट 2 mm में केवल। तो हम लोग क्या लिखना जानते हैं कि यहां से यहां देखेंगे y1, बहुत बढ़िया लक्षिता, और यहां देखेंगे y2, यहां से यहां देखेंगे t1, यहां से यहां देखेंगे t2 और तब हम लिखेंगे y1 स्क्वायर बाय y2 स्क्वायर इक्वल्स टू t1 बाय t2, 4 स्क्वायर बाय 4 6 स्क्वायर, ध्यान देना
इक्वल्स टू 8 स्क्वायर बाई 8 प्लस टी, सॉरी 8 बाई 8 प्लस टी, 8 बाई 8 प्लस टी, दूसरी तरफ स्क्वायर में करने लगता हूँ, गलत है। अब यहाँ पर चेक करिए ये कितना आ गया, यहाँ हो गया 16 बाई 36 इक्वल्स टू 8 बाई 8 प्लस टी, ये तो है हो गया 8 2 जा 16 टू 18 36, तो ये हो गया 1 बाई 18 इक्वल्स टू 1 बाई 8 प्लस टी, 8 प्लस टी हो गया 18 और टी हो गया 10 आवर। तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो 10 आवर है। अगले 2 mm सर पहले 4 mm इतना जल्दी जम गया और बाद वाले 2 mm में 10 घंटे लगेंगे। अरे सोच के तो देखो, जैसे थिकनेस बढ़ता जाएगा आइस का तो उनसे हीट को कंडक्ट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि थिकनेस बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ गई थर्मल कंडक्शन के लिए, तो धीरे धीरे हीट जाएगी, धीरे धीरे हीट जाएगी तो जो कूल होगा, पानी को बर्फ में बदलना है, आइस में कन्वर्ट होना है, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। पहले तेजी से बर्फ की थिकनेस बढ़ेगी लेकिन बाद में वो धीरे धीरे बढ़ेगी। इसीलिए देखो ना, पहला 4 mm बना है 8 घंटे में और अगला जो 2 mm है उसमें 10 घंटे लग रहे हैं, अगला में भी 1 mm देखेंगे शायद उसमें 12 घंटे लग जाए। मतलब जितना ज्यादा आप डेप्थ में जा रहे हो वो एक एक mm बढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि जो हीट जिससे होके निकल रहा है ना, वो रास्ता मोटा आइस का लेयर यदि है तो उसमें धीरे धीरे हीट जाएगी। क्यों? हीट को जाने में ज्यादा टाइम लगेगा तो आइस को जमने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। क्या विशाल ये समझ में आया तुम्हारे? तो हम लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट हो, सिंपल आइडिया है। जब थिकनेस बढ़ जाएगी आइस की तो उधर से कंडक्ट होने का जो रेट है वो जो है कम हो जाएगा। इस पॉइंट को यहां ध्यान रखिएगा। एक कंसेप्ट आप देखिएगा, हुआ करता है करंट में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचिए, ये इलेक्ट्रिक करंट में आपको क्लास 10th में बताया जाता है और नहीं तो इसको क्लास 12th में हम लोग सीखते हैं। लेकिन क्या है कि आईआईटी का एग्जाम भी 12th के बाद होता है और मैंने आपसे कहा कि हीट करंट में जो कहानियां बनेंगी वो इलेक्ट्रिक करंट में भी सही है। यदि कोई आपसे ये कहता है कि बताओ यहां है 100 वोल्ट का बैटरी, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 3 ओम, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट, और यहां पर है 5 ओम, तो होगा क्या? आपसे ये पूछा जा सकता है बताओ कितना करंट इधर से इधर आया, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि यदि यहां पर 0 वोल्ट है तो ऑब्वियस है कि यदि यहां माना 0 वोल्ट, यदि यहां 0 वोल्ट माना तो इधर कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो यहां पर कितना वोल्ट होगा ये हमसे पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है नीचे से ज्यादा करंट जाएगा या ऊपर वाले आर्म में, ये पूछा जा सकता है कि 5 एम्पियर ओम वाले में कितना करंट जाएगा। तो इस जगह हम क्या कहते हैं कि 5 रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन आता है अपने पास कभी भी, तो 5 रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन आता है पी क्यू आर एस जेड, तो हम कहते हैं कि इस 5 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में इफ P by Q equals to R by S, then I Z जो होता है वो हो जाता है 0। Z से होके कोई करंट नहीं गुजरता और Z वाले को फिर हम क्या करते हैं, सर्किट से हटा देते हैं और इस समय हम कहते हैं इन दोनों पॉइंट्स पे एक जैसा पोटेंशियल होगा, जो भी होगा, इसीलिए वहां करंट फ्लो नहीं कर रहा, जो भी पोटेंशियल होगा वो एक जैसा होगा, बीच वाला जो टुकड़ा है उसमें कोई करंट नहीं रहेगा। ये कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये कहलाता है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां जो करंट गुजर के जाएगी वो करंट कैसे गुजरते हुए जाएगी, ये ऐसे गुजरते हुए जाएगी और यहां पहुंचेगी, जेड से होके कोई करंट नहीं जाने वाला, तो जेड का वहां सर्किट में होना और सर्किट में ना होना एक जैसी बात है।
ये हम कहते हैं। और जेड के दोनों सिरे पर जो भी होगा पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए उसमें कोई करंट नहीं जा रहा। ये कंसेप्ट है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के। और यदि ये पी बाई क्यू आर बाई एस बराबर नहीं होता तो फिर जेड में भी करंट जाता, वो कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस हो जाता। तो जब भी कभी 5 रेजिस्टेंस दिखे या 5 रॉड दिखे तो दिमाग में तुरंत से घंटी बजनी चाहिए कि हम लोग बात कर रहे हैं जरूर व्हीट स्टोन ब्रिज वहां होगा और वो भी बैलेंस्ड होगा, क्योंकि अनबैलेंस्ड को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और आजकल 2 मिनट का गेम है। तो अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए मेथड 12th में आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी उसकी कोई नीड नहीं है। बैलेंस्ड का क्या कहानी है, P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस। ठीक, अब यहां गौर करिए, यदि मैं ऐसा करता हूं तो यहां पर तो ये गायब हो जाएगा। यदि ये गायब कर देंगे आप, क्यों गायब कर रहे हैं सोच के देखिएगा। ये 5 ओम वाला मैंने क्यों गायब कर दिया, क्योंकि 6 और 3 को देख रहे हैं। 6 और 3 को दोनों जगह उनका रेशियो एक जैसा है, 6/3 6/3 या 3/6 3/6, जो भी आप करना चाहें, रेशियो एक जैसा है। अब हम ऐसा देखने पर इसको गायब कर देंगे बीच वाला, तो हम क्या कहेंगे, ये आपस में सीरीज में हो गया क्योंकि एक ही करंट गुजरेगा। ये वाला सीरीज में हो गया क्योंकि एक ही करंट गुजरेगा, तो दोनों हो गए 9 और यदि 9 हो गया तो आई कितना हो जाएगा, V बाई आर। V कितना 10 वोल्ट और वो हो जाएगा 9/2। 9/2 कैसे सर, अरे 9 पैरेलल में है यार, तो 9/2 हो जाएगा उनका इफेक्टिव वैल्यू। तो यहां से आ जाएगा आई का वैल्यू 20/9 एम्पियर। आई का वैल्यू हो जाएगा 20/9 एम्पियर। सर आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने लगते हो, गलत बात है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। अरे मैं कौन सा कहता हूँ सिलेबस में है, ये आपने 10th में देखा है और 10th के सिलेबस में भी ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये 12th के सिलेबस में है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट वे में ये मिलेगा। इन पे बहुत क्वेश्चन बनाने का मौका मिलेगा आपको, तो इनको आप स्टार मार्क तो दे ही दो, चले भले ही ये कंडक्शन में यूज हो। ये करंट के लिए 7 स्टार फॉर्मूला है, 3 4 5 गिनती कर लो, 6 7 स्टार फॉर्मूला है ये, 7 स्टार आइडिया है ये, कि आप यदि कभी 5 रेजिस्टेंस देखें एकदम चिल्लाओ बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होगा, आंख बंद करके, वो 99.9% सही है, तुक्का सही बैठेगा। मतलब इतना ही है, क्योंकि एग्जामिनर को भी टाइम लगेगा यदि वो अनबैलेंस्ड हुआ तो सॉल्व करने में, और इंसान स्वभाव से आलसी है, एग्जामिनर भी क्यों मेहनत करेगा यार, वो भी बैलेंस देगा। अलग बात है हम जैसा एग्जामिनर कई बार स्ट्रेस में कि पता नहीं कुछ भी डाटा डाल दो, पता चला सॉल्व करते वक्त फिर परेशान हो रहे हैं। लेकिन एग्जाम में हर एक एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद उनके गवर्नमेंट की तरफ से पैसा तब मिलता है जब वो सॉल्यूशन बना के भी देता है, और वो भी उतने ही टाइम में जितने टाइम में स्टूडेंट को बनाना है। तो ऑब्वियस है कि ऐसे फालतू के क्वेश्चन अनबैलेंस्ड वाले कम रहते हैं, वो सीखने के लिए हम लोग 12th में सीखेंगे। सर आप ये क्यों बताने पर तुले हुए हो, अब इसके लिए अपने पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब रॉड के फॉर्मेट में आएगा आपके पास, तो आप करंट की ही तरह उन्हें सोचना। रॉड के फॉर्मेट में आएगा और आप उसको करंट की तरह से देखना। आपसे यदि ये कह दिया जाए आर, ये भी आर, ध्यान देना, ये आर, बाई चांस ये भी आर, ये 2R, ये 2R, और बीच वाला रॉड जो है ये है 5R, और यहाँ पर है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम जानना चाहते हैं कि यहाँ हीट कितना फ्लो करता होगा लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट कितना टोटल हीट जाता होगा, एक आइडिया। दूसरा आइडिया, यहाँ x डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उसमें x का वैल्यू क्या होगा, ये भी हम जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि 5R वाले में हीट करंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप कौन कौन सी बातें यहाँ तुरंत बोल सकते हैं, तो पहले रेजिस्टेंस का गिनती करिए, कितने रेजिस्टेंस आ गए, 2 या 3 या 4 या 5। तो यदि 5 रेजिस्टेंस आ गए तो इसका मतलब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला सोच के देखो। कैसे सोचूं सर, मेरे विचार बन नहीं रहे। अरे यार पी क्यू आर एस जेड, देखो तो पी बाई क्यू आर बाई एस एक जैसा है या अलग अलग, तो पी बाई क्यू आर बाई एस एक जैसा है। यदि पी बाई क्यू आर बाई एस एक जैसा है तो हम लोग क्या कह देंगे, सॉल्व करते वक्त कहेंगे सिंस
P by Q equals to R by S implies that I 5R या I Z equals to 0. सर I नहीं H, हाँ ले यार, H Z equals to 0. H कौन? हीट करंट. हीट करंट 5R वाले रेजिस्टेंस में कितना दिखने लगा? 0. एक काम हो गया. सब तो सर क्या करूं? क्या मैं इसको हटा दूं? हाँ सही सोचा, हटा दो इसको. और यदि इसको हटा देंगे तो अब हीट करंट जाता कहां कहां से दिख रहा है? हीट करंट एक इसमें से जाता दिख रहा है और एक इस रास्ते से जाता दिख रहा है. तो ऊपर वाले रास्ते से जो भी जा रहा है वो एक जैसा, ये H1, और नीचे वाले से जो भी जा रहा है ये H2. तो हम लिख रहे हैं टोटल जो H होगा, ये टोटल H कितना हो जाएगा? H1 प्लस H2. H1 जो जा रहा है 200 माइनस 60, उसको किससे डिवाइड कर दूं? R प्लस R से. और नीचे वाले के लिए देखिएगा 200 माइनस 60 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन 2R प्लस 2R. अरे 2R प्लस 2R क्यों? अरे दोनों सीरीज में है यार, एक ही करंट तो गुजर रहा है S2. तो हमने जो देखा ऊपर वाले रास्ते से गुजरने वाला करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस R 2R और टोटल टेम्परेचर डिफरेंस 200 माइनस 60. तो हमें पता चल गया कितना करंट फ्लो कर रहा होगा. अब बारी आता है X के बारे में सोचने की. तो X के बारे में कैसे सोचा जाए? और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए. H1 जो आप लिख रहे थे फॉर X, इसके लिए कहीं तो मैं जगह बनाऊं. यहां देखिए मैंने ऊपर थोड़ा सा खाली किया ये जगह, और यहां मैं बनाता हूं, ये था 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां मैं लिख रहा हूं फॉर X H1 इक्वल्स टू H1 दो आर्म में देखिए 200 माइनस एक्स बाई आर इक्वल्स टू एक्स माइनस 60 बाई आर. यहां पर सेम करंट, अब ये आर आर कैंसिल आउट हो गया. 200 प्लस 60 इक्वल्स टू 2x, x इक्वल्स टू 260 बाई 2, 130 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहाँ पर x कितना हो गया? 130 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको यदि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन पता है तो इस आइडिया का आप यूज कर सकते हैं. आपको यदि बैलेंस्ड व्हीटस्टोन पता है तो ये आइडिया आप यूज कर सकते हैं. टोटल जो 200 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट आएगी, ऊपर वाले रास्ते से हीट फ्लो का रेट है H1, नीचे वाले रास्ते से हीट फ्लो का रेट है H2. तो टोटल हीट फ्लो का रेट हो गया H1 प्लस H2. 105 एक टर्म आता है सोलर कांस्टेंट. ध्यान से देखिएगा. मान लो कि यहां सन है, तो सन का अपना एक रेडियस होगा, ये मैंने मान लिया R, और इसका टेम्परेचर होगा T. तो इससे जो एनर्जी इमिट होता होगा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, dq बाई dt, ये लिखते होंगे a सिग्मा t टू द पावर 4. a का वैल्यू आप लिखना चाहें तो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा t टू द पावर 4. ये सन से जो पर यूनिट टाइम एनर्जी बाहर आया, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ सोचा हमने. सर आपने ब्लैक बॉडी मान लिया, अरे मान लो यार लगभग में, और सर नहीं मानेंगे तो ई डाल देना, हमें नहीं पता तो मैंने लगभग ब्लैक बॉडी मान लिया. सोलर कांस्टेंट में उससे इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, आप इससे चले आते हैं डी डिस्टेंस पर. तो सन से जब डी डिस्टेंस पर चले आए, तो यहां पर अर्थ आपको मिलने वाली है. ये अर्थ का जो रेडियस होगा, वो अर्थ का रेडियस हमने मान लिया आर ई, और सन का जो रेडियस था आर एस कर दिया, टी एस कर दिया, कुछ तो करना पड़ेगा, आर एस और टी एस. अब सन के
पोजीशन से एनर्जी चलना शुरू हुआ और वो डी डिस्टेंस पे पहुंचा, तो क्या लगता है आपको कि सन से एनर्जी निकल करके केवल अर्थ पर पहुंचेगी या चारों तरफ जाने वाली है? तो चारों तरफ जाने वाली है, तो उस एनर्जी का बिखराव कितने सरफेस पे होता दिख रहा है आपको? उस एनर्जी का बिखराव होता दिख रहा है आपको डी डिस्टेंस वाले स्फेरिकल सरफेस पे, डी डिस्टेंस वाले स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल जो सरफेस है, इस सरफेस पे चारों तरफ सन से वही dq by dt वाली जो एनर्जी है पहुंच रही होगी, और वो एनर्जी जो पहुंची वो यहां अर्थ ने कितना रिसीव किया? तो अर्थ के पास सन के एनर्जी का इंटेंसिटी मैं बताना चाहता हूं कि क्या है। तो इंटेंसिटी हो जाता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। अब एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज dq by dt, और एरिया जो हो गया वो 4 पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी तो हमने देखा वो डिस्टेंस जहां अर्थ मौजूद है, और उतना बड़ा एक स्फीयर मैंने सोचा सन से एनर्जी निकलकर उन सारे दिशाओं में जा रही है, तो हमारे पास क्या मौजूद है? ए सिग्मा टी टू द पावर 4, ए किसका? सन का, टी भी किसका? सन का, अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर। तो ये जो डाटा आता है ना, ये जो इंटेंसिटी आता है सन के कारण अर्थ के सरफेस पे रिसीव किया जाने वाला, इसी को कहते हैं सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट, ये जो सन से एनर्जी निकल करके आई है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वो अर्थ के रेडियस का यहाँ कोई यूज नहीं हुआ, हटा लो। आप चाहो तो ए सिग्मा टी टू द पावर 4 भी रहने दे सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये टेम्परेचर किसका है? सन का। सरफेस एरिया किसका देख रहे हैं? सन का। तो हम लोगों ने यहाँ सोलर कांस्टेंट देखा, सोलर कांस्टेंट इक्वल्स टू इंटेंसिटी किसके पास? नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास। और अर्थ के सरफेस के पास मतलब मान लो ना एक 60 वाट का स्पीकर हो, तो स्पीकर से डी दूरी पे आप लेफ्ट साइड में हो या स्पीकर से डी दूरी पे राइट साइड में हो, हर एक जगह एक ही जैसा साउंड मिलेगा आपको, कानों में जो लाउडनेस फील आएगी, चाहे वो पूरब की तरफ डी डिस्टेंस पे जाओ या पश्चिम की तरफ डी डिस्टेंस पे जाओ या चारों तरफ कहीं भी जाओ या ऊपर रहो डी डिस्टेंस पे, तो सन तो स्पेस में आप फील करते हो, 3 डायमेंशन में डी डिस्टेंस पे हर एक जगह एक ही साथ ये रेज पहुंचा, तो आपने 4 पाई डी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, जिससे पता चल गया एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो वो हो जाता है, उसको नाम दे देते हैं हम लोग सोलर कांस्टेंट। अच्छा सोचो ना, यदि मैं अर्थ के सोलर कांस्टेंट की बात करूं, अर्थ के सरफेस के लिए, और मार्स के सरफेस के लिए सोलर कांस्टेंट की बात करूं, तो मार्स दूर है, यदि सन से अर्थ जितना डिस्टेंस पे है उससे ज्यादा डिस्टेंस पे यदि मार्स है, तो मार्स के पास सोलर कांस्टेंट और क्या हो जाएगा? कम। यदि हम प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून उधर चले जाएं, और भी बहुत कम। जितना ज्यादा डिस्टेंस पे हम चले जाएंगे सन से, उतना कम होता चला जाएगा सोलर कांस्टेंट, पर यूनिट टाइम पर यूनिट आने वाला एनर्जी, क्योंकि वो स्फीयर जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोग एनर्जी को ऐसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जितना दूर आते जाएंगे सन से, तो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो रिसीव हो रहा होगा एनर्जी, वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो एक और टर्म आपको देखने को मिल गया, सोलर कांस्टेंट। वो किस चीजों पे डिपेंड करता है उनको अब आप समझ सकते हैं। यहां पर आप मैथमेटिकल जब एनालिसिस करते हैं, तो हीट फ्लो के रेट को डेल क्यू बाई डेल टी लिखा जाता है, डी क्यू बाई डी टी कम लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, या हम जैसे लोग उसे लिखते भी हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लेवल पे हम कहते हैं कि ना, डी क्यू बाई डी टी नहीं लिखना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। एनर्जी जो रेडिएशन जो है, वो रेडिएशन एनर्जी के पैकेट के फॉर्म में है। कैलकुलस वाला डी, स्मॉल डी तब यूज करते हैं जब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पैकेट होता है वहां
वहां हम यूज नहीं कर सकते dq by dt। लेकिन वो इतने छोटे छोटे पैकेट्स हैं कि उनको एक कंटिन्यूअस फ्लो की तरह हम लोग कह देते हैं एनर्जी का, और तब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी के बदले dq by dt लिख देते हैं। तो लिख देना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कभी आपसे ये पूछ दे कि dq by dt हमें नहीं लिखना चाहिए थ्योरेटिकल लेवल पे, तो क्यों? तो कहेंगे तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे, क्योंकि सन या कोई भी रेडिएशन जो है वो एनर्जी का कंटिन्यूअस फ्लो हमें कह तो हम देते हैं, लेकिन है वो एनर्जी का पैकेट्स। तो हर एक छोटे छोटे पैकेट्स हो गए, और यही आइडिया हम करंट में भी अप्लाई करते हैं कि करंट में चार्ज का फ्लो कहते हैं dq by dt के बदले डेल्टा q by डेल्टा t, क्योंकि चार्ज भी कहीं पे है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, हर एक इलेक्ट्रॉन इंडिपेंडेंट अलग अलग क्वांटिटी हो गया चार्ज का, तो उनका भी कंटिन्यूटी वाला सेंस वहां थोड़ा मिसिंग है। लेकिन वो चार्ज इतने छोटे छोटे हैं कि हम उनको भी कंटिन्यूअस कह के dq by dt से काम चलाते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल लेवल पे उसको भी हमें लिखना चाहिए डेल्टा q by डेल्टा टी। ये क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के कारण वो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिखना ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें कोई ज्यादा अंतर हम लोग नहीं करते, लिखते रहते हैं dq by dt। यहां एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखिए ध्यान से थोड़ा। यहां एक हमने एक एग्जाम्पल की तरह देखिएगा, यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं, केवल एनर्जी का जो फॉर्म चेंज हो रहा है उसे देखना है ध्यान से। देखिए एक लिक्विड के भीतर एक फैन है, एक लिक्विड के भीतर एक फैन है, और इस फैन के लिक्विड के भीतर एक फैन है, जिस फैन के आप देख रहे हो घुमाने के लिए हमने मोटर नहीं लगाया, हमने क्या किया, उससे धागे लपेटे और धागे के दूसरे सिरे से एक ब्लॉक को लटकाया, और ब्लॉक को लटकाया और इस ब्लॉक को ड्रॉप कर दिया, और या कांस्टेंट वेलोसिटी से यहां से नीचे जाते देखा मैंने। जैसे ही छोड़ा ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। तो यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, v स्पीड से नीचे जा रहा है, तो जब ये h हाइट नीचे आ जाएगा, तो h हाइट नीचे आएगा, यहां से शुरू हुआ मान लो नीचे जाना, h हाइट जब नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई होगी, और पोटेंशियल एनर्जी में कमी हुई लेकिन v है कांस्टेंट, तो v है कांस्टेंट तो पोटेंशियल एनर्जी में तो कमी हुई, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में गेन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि v कांस्टेंट कहा गया। तो जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा था तो धागे के कारण क्या ये फैन घूम रहा होगा या नहीं? और फैन यदि घूमेगा तो फैन के कारण पानी के मॉलिक्यूलों को घुमाया जाएगा या नहीं? और पानी को हम खूब घुमाएंगे तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या नहीं? तो आपसे पूछा जाएगा कि h हाइट के नीचे आने पर पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ा होगा। ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फैन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फैन, और यही हो जाएगा फैन ट्रांसफरिंग हीट टू द लिक्विड। ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फैन जो है वो भी बढ़ नहीं रहा, वो भी कांस्टेंट घूम रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फैन ट्रांसफरिंग हीट टू द लिक्विड। अब ये हीट जब लिक्विड को मिलेगा तो यहां जो लिक्विड होगा m, उसका स्पेसिफिक हीट s, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ms डेल्टा थीटा के ये बराबर हो जाएगा। सोच के देखिए, यदि हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ तो ये लॉस कितना हुआ mgh, और ये किस फॉर्मेट में गया, काइनेटिक एनर्जी फैन वाले में, और फैन वाला एनर्जी किसको मिला, पानी को मिला। फैन की एनर्जी बढ़ी नहीं, वो कांस्टेंट घूमता रहा, तो उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी, पानी को दे दी, जो जहां वो फिक्स है फैन, और पानी का टेम्परेचर बढ़ा तो पानी के लिए जो एनर्जी आप देखते वो डेल्टा थीटा, मान लो टेम्परेचर बढ़ा तो डेल्टा थीटा बढ़ने के लिए हम क्या लिख देंगे, ms डेल्टा थीटा। तो हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन में ये रिलेशन सोचना होता है कि ब्लॉक यदि नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई,
वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता या तो ब्लॉक का, या काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता फैन का। ना फैन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, ना ब्लॉक का बढ़ा, तो आखिर वो एनर्जी गया किसके पास? तो फैन घूम रहा है रेजिस्टेंस वाले मीडियम में, तो रेजिस्टेंस मतलब पानी तो रोकता है ना घूमने को, तो पानी के मॉलिक्यूलों को हिट कर रहा है फैन का जो वो लीफ है, आप कह सकते हो, उस जिसके कारण वहां पर एनर्जी ट्रांसफर हुआ, और उससे क्या हुआ, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, और पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैलोरीमेट्री में हम जाएंगे, क्या आइडिया यूज करेंगे, एमएस डेल्टा थीटा। तो मैंने एमएस डेल्टा थीटा को एमजीएच से रिलेट किया। यदि यदि हमें टेम्परेचर के बढ़ने का रेट और हाइट के नीचे आने का रेट का रिलेशन चाहिए, तो हम इधर भी dt से डिवाइड कर देंगे, उधर भी h के नीचे dt डाल देंगे, तो h बाई dt स्पीड हो जाएगा, और इधर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा थी टेम्परेचर के बढ़ने का रेट हो जाएगा, कि ब्लॉक जैसे जैसे नीचे गिरता जाए तो टेम्परेचर बदलता जा रहा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा नीचे आएगा ब्लॉक उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इस पानी का जो बर्तन में है। क्या ये दिख रहा है रिलेशन? तो यहां हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी गया उसको विजुअलाइज करेंगे तो रिलेशन बनेगा, तो हम इक्वेशन लिख पाएंगे। और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, वहां जो एनर्जी में कमी होती उसको हम हीट में कन्वर्ट होता देखते। लॉस इन पोटेंशियल हो सकता है गेन इन काइनेटिक हुआ, गेन इन काइनेटिक हुआ तो उसका जो और जो वहां कुछ कमी दिख रहा हो वो गया होगा गेन इन हीट, या गेन इन एनर्जी यूज्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, वहां यदि कमी हुई होगी। तो आप ब्लॉक के नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, वो या तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, या फैन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ाएगा, या लिक्विड के टेम्परेचर राइज करने में हीट सप्लाई करेगा। इन तीन टुकड़ों में उनको आप जाता देखोगे। तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोग थोड़ा और बेहतर एनालाइज करेंगे इन चीजों को। यहाँ एक क्वेश्चन में कैलकुलस का और बेहतर एक एक्सप्लेन ये यूज देखिए आप, कैलकुलस का बहुत अच्छा यूज देखिए एक क्वेश्चन में। ये HCV के बुक 2 में हीट है, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स करके बुक 2 जो है उसका, उसमें हीट है, और उसके हीट ट्रांसफर चैप्टर में एक क्वेश्चन नंबर 36 में हम आते हैं, और वहां देखते हैं कि सर सिर्फ 34 क्वेश्चंस। हाँ, एक सेकेंड वेट करना। ये क्वेश्चन नंबर 36 में इधर टेम्परेचर मान लो कहा जा रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये मैंने कहा, और यहां एक रॉड लगाया ए एरिया का, L लेंथ है और K है थर्मल कंडक्टिविटी, और दूसरे तरफ जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ये भी मैंने कहा। ये टाइम 0 की बात है, टाइम 0 सेकेंड, मतलब घड़ी में जब 0 सेकेंड हुआ है। अब किसी टाइम पर यहां टेम्परेचर T1 है, यहां टेम्परेचर T2 है, और यहां से यहां आप हीट जाता देख रहे हो। और इस dt टाइम में, टाइम t पर
लेकिन जैसे ही टाइम थोड़ा बढ़ता है T प्लस dt, तो इस ब्लॉक का टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है, T1 माइनस डेल्टा T1, और दूसरे ब्लॉक का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है, T प्लस डेल्टा T। टाइम तो बदला T से, यहां टेम्परेचर क्या होगा, हीट यदि लेफ्ट से राइट आया तो टेम्परेचर वही रहेगा या टेम्परेचर बढ़ गया होगा, तो टेम्परेचर बढ़ गया होगा, एक तरफ कम हुआ होगा, एक तरफ बढ़ गया होगा। और हमें बताना है वो T नॉट टाइम, हमें बताना है वो T नॉट टाइम जब इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो, टेम्परेचर डिफरेंस अभी है 100, ये इधर 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो और इधर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस जो है T ऑब्जेक्ट 1 माइनस T ऑब्जेक्ट 2, उनका इनिशियल जितना था, पहले था 100 का टेम्परेचर डिफरेंस, अब 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कितने देर में टेम्परेचर डिफरेंस आधी हो जाएगी, तो नीचे वाला लाइन हटाओ, ऊपर का लैंग्वेज रहने दो, कितने देर में टेम्परेचर डिफरेंस आधी हो जाएगी, ये हमसे पूछा जा रहा है, कितने देर में टेम्परेचर डिफरेंस आधी हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे तो एनर्जी जा रहा है ना 100 डिग्री वाले से 0 डिग्री वाले की तरफ, और 36 का बड़ा भाई है 37 में उनके मास स्पेसिफिक हीट अलग अलग दिए गए, और 36 छोटा भाई है, दोनों ब्लॉक का मास और स्पेसिफिक हीट एक जैसा है। 36 वाले क्वेश्चन, अब गौर करिए, यहां से dq निकला होगा, यहां से dq फ्लो करके इधर dq आया होगा, dq एक तरफ से निकला, रास्ता है उसका कंडक्शन, और दूसरे तरफ जाकर के टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले में जितना हम लिख रहे हैं इस t इंस्टेंट पर एट t, जितना dq by dt लॉस इन ऑब्जेक्ट 1, dq by dt कंडक्शन का रेट, और dq by dt गेन इन ऑब्जेक्ट 2। क्या ये आइडिया समझ में आया टी टाइम पे, कि जितना एक ने लॉस किया उतना ही dt टाइम में एक तरफ से दूसरे तरफ कंडक्ट हुआ, वही तो लॉस हुआ, और वही दूसरी तरफ वाले ब्लॉक को मिला। तो यहां जो इक्वेशन लिखा गया है ये आपको एनालाइज करना पड़ता है कि आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि दो ब्लॉक एक जैसे हैं, रॉड से कनेक्टेड, एक हाई टेम्परेचर एक लो टेम्परेचर, तो हीट जाना लाजमी है, और हीट यदि जाएगा तो टेम्परेचर डिफरेंस बदलेगा, और टेम्परेचर डिफरेंस पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर डिफरेंस कम होते होते कब शुरू वाले का हाफ हो जाए, ये भी हो सकता है कब जीरो हो जाए, कब जीरो नहीं पूछा, कब हाफ हो जाए, ये हम जानना चाहते हैं अभी। अब इनके लिए हमारे पास एक टी टाइम पर गए, वहां हमने dt टाइम में देखा क्या हुआ, एक ब्लॉक का एनर्जी कम हुआ, रॉड के थ्रू भागा और दूसरे ब्लॉक कर जाकर टेम्परेचर बढ़ा दिया। ये रिलेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा सबके। अब dq का फॉर्मूला याद करो, सर अभी कुछ देर पहले आपने ml लिखा था, अरे वहां आइस बन रहा था वाटर से तो ml, यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ml नहीं ms डेल्टा थीटा यूज होगा, याद करो, तो कैलोरी वाला। तो यहां पर dq जो दिख रहा है ध्यान से देखिएगा, ms dt1 बाई dt, और ये कम हो रहा है तो माइनस के साथ, अगला वाला k a डेल्टा थीटा t1 माइनस t2 बाई l, कंडक्शन वाला फॉर्मूला, और अगला बढ़ रहा है ms dt बाई dt, dt2 बाई dt। अब यदि आप पहले वाले एक्सप्रेशन और दूसरे वाले एक्सप्रेशन के बारे में सोचें, पहले वाले एक्सप्रेशन दूसरे वाले एक्सप्रेशन के बारे में सोचें, तो यहां से आपको एक फॉर्मूला मिल गया,
ms dt1 by dt इक्वल्स टू ms dt2 by dt। तो यहां से आ गया रिलेशन माइनस dt1 ये dt2 के बराबर, एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया। अब हमारा पूरा रिलेशन टेम्परेचर डिफरेंस पे बेस्ड है, तो मैंने टेम्परेचर डिफरेंस के लिए एक सिंबल सोचा। हमने सिंबल सोचा जेड, टेम्परेचर डिफरेंस लिखने के लिए T1 माइनस T2। तो dz कितना हो जाएगा, dt1 माइनस dt2। तो यहां से dt2 के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस dt1, वो तो ब्रैकेट में लेंगे। तो ये हो गया dz 2 dt1। इसमें कोई कंफ्यूजन? हम लोग जानना क्या चाहते हैं, तो अब पहले एक काम और करो। मान लो पहला और ये दूसरा वाला इक्वेशन में आ जाओ। मैंने dt1 के बदले क्या लिखा, ध्यान देना, पहले दूसरे वाले इक्वेशन को ले रहा हूं। dt1 के बदले मैं लिख रहा हूं dz/2। dt1 के बदले dz/2 पसंद आया या नहीं पसंद आया? dt1 के बदले dz/2। अब मुझे बताइए, dt1 के बदले यदि आपने dz/2 लिखा, राइट साइड में क्या लिखेंगे आप, के, ध्यान देना, a, और t1 माइनस t2 जो टेम्परेचर डिफरेंस था, इसके लिए मैंने क्या लिखा, dz, मतलब z। t1 माइनस t2 को हमने क्या माना, टेम्परेचर डिफरेंस z। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये बाई l। क्या यहां कोई इंटीग्रल इक्वेशन बनते दिख रहा है आपको? हाँ सर, टाइम और z का रिलेशन आ रहा है। सर ये तो फिजिक्स का तो मुझे लग ही नहीं रहा, यहाँ तो केवल मैथ्स और मैथ्स है। तो आईआईटी में मैथ्स वाले बच्चे ही तो जाते हैं, बायोलॉजी वाले थोड़े ना जाते हैं। तो आपको यदि मैथ्स में मजा आने लगेगा तो ये आसान होगा। और ये एग्जाम होगा कब, तो 12th के बाद, अभी थोड़े ना होगा। तो 12th तक तो आप कैलकुलस में 2000 क्वेश्चन बना चुके रहोगे, तो ये सब तो बड़े आसान आसान काम लगेगा आपको। आगे देखिए, यदि मैं इस एक्सप्रेशन में आगे काम करता हूं तो घबराना नहीं है, ये जस्ट इंफॉर्मेशन की तरह आप समझिएगा। अभी यहां से देखिए dz/z, और राइट साइड में मैंने ले लिया ka/msl, ये सारा कांस्टेंट, और ये t। आपसे कहा गया शुरू में ये है z, मान लो शुरू में टेम्परेचर के बारे में कहा गया, मान लो z, और कितने देर में ये हो जाएगा, शुरू में कहा गया टेम्परेचर z, कितने देर में हो जाएगा ये z/2, यही तो हम जानना चाहते हैं। कितने देर में हो जाएगा z/2, ये हम जानना चाहते हैं। अब यदि हम इंटीग्रेट करते हैं ग्रीन कलर वाले का, तो 1/z हो जाता है log z, और log z log फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो ये सब मैनिपुलेशन करते हुए लेफ्ट साइड में आ जाएगा -log2, और -log2 और लेफ्ट राइट साइड में हो जाएगा ka/msl, और साथ में t। तो t का वैल्यू आपको दिख जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। कितना टाइम लगा होगा कि टेम्परेचर हाफ हो जाए, msl ln2 नेचुरल लॉगरिथमिक 2 बाय ka। अब ये इस लेवल पे क्वेश्चन आईआईटी मेंस में भी नहीं पूछता, और ये केवल उन बच्चों के लिए रहता है, ये आखिरी जो अभी क्वेश्चन बताया है, जो मैथ्स में खेलना सीख जाते हैं, जो फिजिक्स को मैथमेटिकल अपने सारे आइडिया लेकर यूज करके फिजिक्स में एंजॉय करते हैं। और आईआईटी एडवांस के लेवल में आपसे इस लेवल तक की समझ एक्सपेक्ट करता है, मेंस में भी नहीं। मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब तो निगेटिव पे एडमिशन हो जाएगा आप इंजीनियरिंग कॉलेज में। एडवांस में जाके इस लेवल तक की आपसे समझ की उम्मीद करता है आईआईटी, वो भी टॉपर्स के लिए, टॉप 5000 के स्टूडेंट के लिए। बाकी बच्चे तो ऐसे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप टॉप 5000 में जगह बनाते हैं तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपके
आपके समझ में आएंगे, धीरे धीरे आप इस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे, इससे ऊपर निकल आएंगे। घबराना नहीं है, जस्ट हमने इंफॉर्मेशन की तरह इसे टेकअप किया। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपका रेडिएशन कंप्लीट है। एचसी वर्मा ट्राई करिए, फिर बुकलेट ट्राई करिएगा, और अगले टर्न पे हम लोग नए टॉपिक में चलेंगे, केटीजी एंड थर्मोडायनामिक्स में। बुक में सब मिक्स है। थैंक यू, बाय बाय।